हेलो। 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 यस सर। हाँ, मेरी पीपीटी यस सर। पीपीटी शेयर हो गई। आपको पीपीटी दिख रही है? यस सर। ओके। यस सर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका शायद फोर्थ यूनिट है, जो आपके सिलेबस में पहला यूनिट तो वेव ऑप्टिक्स था, और सेकंड यूनिट जो मैं पढ़ाऊंगा, मतलब जो सेकंड टॉपिक, जो सेकंड आपके सिलेबस में सेकंड पोर्शन है, वो शायद ये फोर्थ यूनिट है आपका लेजर। इसको मैं वो करूंगा, ठीक है। जैसे जो भार्गव जी पढ़ाएंगे वो यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 5 या 6 पढ़ाएंगे। मेरा है यूनिट 1, यूनिट 4 और यूनिट 5, ऐसे है, ठीक है। तो ये जो अब मेरा पोर्शन में ये लेजर है, सेकेंड यूनिट जो अब मैं पढ़ाऊंगा। लेजर आपने यूज किया होगा, कुछ लोगों ने मतलब आपने जैसे वो पीपीटी पॉइंटर होता है, उस तरीके से एक, मतलब पीपीटी पॉइंटर भी एक लेजर कट, एक लेजर होती है जो हम लोग यूज करते हैं। पीपीटी पॉइंटर आपने यूज किया होगा, रेड कलर का एक डिवाइस होता है जिससे हम पीपीटी पे पॉइंट करते हैं एक लाइट बीम को, और उसमें जो ऑडियंस है उसको हम दिखाने का काम करते हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो ये चीज है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है ना लेजर, थोड़ा बहुत देखी हुई है आप। जो मैं पीपीटी पॉइंटर की बात कर रहा हूं वो आपने देखा हुआ है, बताइए। हाँ, हेलो। यस सर। देखा है ना आपने, सबने? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो पीपीटी पॉइंटर होता है, जो रेड कलर की बीम निकलती है उसमें, और जो आपके ट्यूबलाइट से लाइट आती है या सन से लाइट आती है, उसमें आपको कुछ अंतर समझ में आता है? कोई डिफरेंस समझ में आता है देख के? अगर आप उसको देखते हो, दोनों लाइट्स को देख रहे हो, एक आप अपने ट्यूबलाइट को देख रहे हो, आप एक टॉर्च यूज करते हो, टॉर्च से लाइट यूज कर रहे हो, या सन से लाइट यूज कर रहे हो, और एक लेजर पॉइंटर से जो आप नॉर्मली पीपीटी या किसी और काम के लिए लेते हो उसको यूज करते हो, उसमें दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है आपको देख के? कुछ फीलिंग सी आती है कि भाई इसमें क्या है, और नॉर्मल लाइट में क्या अंतर है, और आपके इस बीम जो पीपीटी पॉइंटर होता है, पीपीटी मतलब नॉर्मली हम, आप लोग ने वही लेजर देखी होगी जहां तक मुझे पता है, जो पीपीटी में पॉइंटर की तरह यूज होती है, जो बीम पीपीटी पे किसी चीज पे फोकस करने के लिए यूज होती है, ऑडियंस को दिखाने के लिए यूज होती है, वही आपने अभी तक देखा होगा जहां तक मेरा मानना है। तो आपको उस लाइट सोर्स में, और नॉर्मल जो लाइट यूज करते हो आप, सन लाइट यूज करते हो या ट्यूब लाइट की लाइट यूज करते हो, बल्ब या टॉर्च, उसमें कुछ अंतर समझ में आता है आपको? क्या अंतर, बेसिक अंतर क्या होता है? सर लेजर से जो लाइट निकलती है वो स्कैटर नहीं होती, मतलब उसकी बीम की तरह निकलती है वो एक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक इंटेंस बीम बोल सकते हैं उसको हम। दो वर्ड्स आते हैं उसके लिए, एक इंटेंस बीम मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, दूसरी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो सीधी चली जाती है प्रोपोगेट करते हुए। ये दो चीजें तुमने बोली यहां पर, ये दो चीजें हो गई। एक ही जो तुम्हारा एक सेंटेंस था उसमें दो चीजें कवर हुई। एक तो इंटेंस, हाईली इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। दूसरी डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में वो, एक डायरेक्शन में भागती है। जैसे आपकी टॉर्च की लाइट है वो तो बहुत चारों तरफ भागती है, सनलाइट है वो भी इधर उधर स्कैटर हो जाती है, आपकी ट्यूबलाइट है वो भी अलग अलग स्कैटर हो जाती है। तो पर जो आपकी जो पीपीटी पॉइंटर में जो हम लेजर लाइट यूज कर रहे हैं, लेजर के लिए लेजर की तरह यूज कर रहे हैं, वो एक डायरेक्शन में जाती है, एक पतली सी डायरेक्शन में, और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जहां पे वो स्पॉट बनाती है, बहुत डार्क स्पॉट बनाती है। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो हाईली इंटेंस और दूसरी हाईली डायरेक्शनल। इसके अलावा आपको उसमें क्या ऐसा दिखता है जो लेजर लाइट में और आपकी नॉर्मल लाइट में अंतर आता है? कोई बताएगा? तुम लोग से पूछ रहा हूं मैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये। और आपको जो भी फीलिंग होती है उसको देखकर, और एक नॉर्मल लाइट को देखकर और उस लाइट को देखकर, क्योंकि आपने बचपन में बहुत खेला होगा उस लाइट को, आप कई बार मतलब स्पॉट करते हो दूसरे दूसरे बच्चों पर। मैं मतलब हम लोग ने भी बचपन में बहुत किया है। तो उसमें और इसमें नॉर्मल लाइट में क्या अंतर होता है? सर नॉर्मल लाइट हल्का है सर। एक मिनट, हाँ, अमन अमन बताओ।
सर नॉर्मल जो लाइट होता है ना वो सर फैलता है, लेकिन जो लेजर वाला होता है सर जिसका मतलब एक स्ट्रेट मतलब जाता है, इसकी लाइट मतलब हाँ स्कैटरिंग नहीं होती हाँ, इधर तो उधर। ये तो पहले ही उस बच्चे ने बता दिया कि हाईली इंटेंस और हाईली डायरेक्शनल। हाईली इंटेंस मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो इधर उधर फैलता नहीं है, स्कैटर नहीं होता। ये तो पहली बात क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर हम जा रहे हैं और पॉइंट्स, और दूसरे पॉइंट्स क्या हैं? दूसरा बच्चा जो बोल रहा था, इसके अमन के अलावा और दूसरा कौन बच्चा बोल रहा था, बताएगा कोई? हाँ सर सर अमन एक मिनट सर रुको। उसमें जो आई होती है वो सर उसमें वो खराब हो जाती है सर लेजर से। हाँ, आई खराब हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस होती है। अगर आप किसी के आंखों में इतनी इंटेंसिटी की लाइट, सर लेजर लेजर लाइट जो होता है सर ज्यादा दूर तक जा सकता है सर। हाँ तो रेडिएशन उसकी आई होती है सर। हाँ तो वो बात कवर हो गई। हाईली इंटेंसिटी मतलब जो आप बोल रहे हो ना, रेडिएशन हाई होती है मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और दूरा बहुत दूर तक जा सकती है, इसका मतलब हाईली डायरेक्शनल। ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। इसके अलावा आप बताइए, ये दो पॉइंट में ही सारी चीजें आ रही, जो आप बार बार बोल रहे हो वो रिपीट हो रही हैं चीजें। अलग चीज बताइए जो मतलब आप लोग बता रहे हो जो कवर हो चुकी है उससे अलग। थोड़ा लेट ज्वाइन किए। हाँ ठीक है, कोई नहीं। सिंगल वेवलेंथ लाइट होती है। हाँ, ये एक तीसरी चीज आई है सामने कि जो वेवलेंथ है इसकी एक सिंगल वेवलेंथ होती है, मतलब उसको हम कैसे बोल सकते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी तक आपने मोनोक्रोमेटिक वर्ड बार बार सुना है, तो अभी इस बच्चे ने बोला सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज होती है, उसका मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर की लाइट, उसमें केवल एक कलर होता है। जैसे आप सनलाइट की बात करते हो तो उसमें 7 कलर होते हैं। ट्यूब लाइट की बात करते हो तो उसमें भी बहुत सारे लाइट्स का मिक्सचर होता है। बल्ब की बात करते हो तो उसमें भी बहुत सारी लाइट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। पर जो लेजर बीम होती है उसमें एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, एक कलर की लाइट होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूंगा वो यही है कि ये इसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, इसमें और कोई दूसरा कलर मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 पॉइंट हो गए। अब इन 3 पॉइंट्स के अलावा देखिए, मैंने अब यहां पर एक पीपीटी शेयर करी है। ये सारे पॉइंट्स यहां पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? मोनोक्रोमेटिसिटी, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है, एक सिंगल वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की लाइट होती है लेजर बीम में, ठीक है। दूसरी डायरेक्टिविटी, मतलब डायरेक्शनल, हाईली डायरेक्शनल जो लाइट है आप यहां पर इमेज में देख रहे हो, एक यहां पर ब्लू कलर की लेजर बीम है और यहां पर रेड कलर की लेजर बीम है। ये देखिए कितनी इंटेंसिटी है इसमें, और ये सीधे एक तो स्काई की तरफ पॉइंटेड है, और दूसरी यहां पर कुछ एक लैब है, वहां पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें यहां पर पॉइंट स्पॉट की गई है। तो दोनों में देखिए एक लाइट बीम सीधे स्ट्रेट यूनि डायरेक्शनल में प्रोपोगेट करती हुई चली जा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल हो गया। हाईली कोरिलेटेड फोटॉन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। हाईली कोरिलेटेड फोटॉन्स का मतलब एक तो चीज हो गई मोनोक्रोमेटिक होती है, एक हो गया कोहेरेंट, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कोहेरेंट वर्ड। यहां पर भी जो फोटॉन्स होते हैं वो आपस में कोहेरेंट होते हैं, वो सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, वो कोहेरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कोहेरेंट होते हैं आपस में, ठीक है। एक फोटॉन दूसरे फोटॉन के मतलब इनमें आपस में रिलेशन होता है कि कितना फेज डिफरेंस होगा आपस में। आप एक फोटॉन का अगर आपको पता है तो दूसरे का भी पता चल जाएगा कि एट ए टाइम उसके कितना फेज डिफरेंस होगा, दोनों में कितना फेज होगा वो आप बता सकते हो, ठीक है। हाई एनर्जी डेंसिटी मतलब इंटेंसिटी से हो गया, हाईली इंटेंस होता है, ठीक है। पोलराइजेशन, इसमें जो लाइट होती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लेजर की प्रॉपर्टी को बताते हैं। तो आपका एक तरीके से एक असाइनमेंट है ये कि आपको एक जो आपने अपनी नोटबुक बना रखी है उसमें आपको ये लिखना है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, ठीक है। आपको लेजर की प्रॉपर्टी या लेजर की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो अभी तक जो हमने लेजर चालू किया, मैंने सबसे पहले आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई आपको कि लेजर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम कुछ बेसिक चीजों से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्योंकि आप में इंटरेस्ट जनरेट करना था, इसमें थोड़ा सा और एक चीज हम देख लेते हैं कि लेजर के एप्लीकेशन क्या होते हैं। भाई हम जब लेजर चालू कर रहे हैं, लेजर पोर्शन हम चालू कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका आपके इंजीनियरिंग में या आपके लाइफ में आगे इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो मुझे कोई बताएगा इसकी एप्लीकेशंस कहां कहां होते हैं? कोई
कोई बच्चा बताएगा कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं लेजर्स के? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको ये पता चलेगा कि लेजर इंपॉर्टेंट क्यों है बहुत ज्यादा। कोई भी? ये तो बहुत मतलब दो चार एप्लीकेशन तो ऐसे हैं कि आप ऐसे ही बता सकते हो मुझे, क्योंकि आपने इतनी सारी मूवीज देख रखी होंगी, तो आप ऐसे ही शेयर कर सकते हो कि भाई ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है। जो टिपिकल एप्लीकेशन है वो तो बात की बात है, पहले जो इजी एप्लीकेशन है जो आपने देखे हुए हैं अपने रूटीन लाइफ में, तो वो तो शेयर ही कर सकते हो आप लोग। सर वेल्डिंग और कटिंग। हाँ, वेरी गुड। वेल्डिंग और कटिंग में हमने लेजर यूज करी है, बहुत मतलब मोटी मोटी स्टील की शीट को भी लेजर कट कर देती है। सर बारकोड स्कैनर। हाँ, बारकोड स्कैनर। और ये आवाज नहीं, ट्रीटमेंट में सर, ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट में करने में ठीक है, हीट भी करते हैं इससे। और लेजर प्रिंटिंग सर। लेजर प्रिंटिंग, वेरी गुड। प्रिंटर में भी यूज होती है, लेजर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर में भी यूज होती है। और सीडी आपकी का डीसी। हाँ, जो आपकी सीडी राइटिंग होती है, सीडी राइट रीराइट होता है, उसमें भी लेजर का कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड। और बहुत सारे यूज हैं। आप मेडिकल लाइन में ऑपरेशन भी आजकल लेजर से हो रहे हैं। ठीक है, लेजर गाइडेड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। उसके अलावा आपके जो आपके जितने भी वेपन्स बन रहे हैं आजकल, चाहे मिसाइल हो, कुछ भी हो, वो लेजर गाइडेड हैं सारी की सारी। ठीक है, इवन आपको जब किसी प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी होती है तब भी लेजर बीम्स को सेंड किया जाता है, मतलब क्योंकि वो हाईली डायरेक्शनल होती हैं, तो आप अर्थ से उनको सिग्नल की तरह ऊपर भेजा जाता है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस सिग्नल रिटर्न होकर अर्थ पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से आजकल जो एग्रीकल्चर आपकी हो रही है, एग्रीकल्चर में भी आपके कौन सा प्रोडक्शन, मतलब कितना धान लगा, कितना गेहूं लगा, ये सब भी थ्रू सैटेलाइट जो लेजर के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है कि कितना कितना हुआ है, फसल कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से लेजर बीम को डाला जाता है और वो लेजर बीम रिफ्लेक्ट करके ऊपर सैटेलाइट पे डेटा देती हैं कि ये, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होता है। जब वो किसी क्रॉप से रिफ्लेक्ट होके जाता है तो उसका कुछ अलग पैटर्न होता है, जब वो लैंड से रिफ्लेक्ट होके जाता है तो उसका कुछ अलग पैटर्न होता है। तो उससे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उससे साइंटिस्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई इस बार कितनी धान की फसल होगी, कितनी गेहूं की फसल होगी, कौन सी फसल कितनी होगी, उसी से पता चल जाता है। सरकार को ऐसे थोड़ी ना पता चलता है, सरकार मतलब हर खेत में नापने थोड़ी ना जाती है, सरकार सैटेलाइट के थ्रू पता कर लेती है कि भाई कितनी कितनी फसल हो रही है। ठीक है, लेजर का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। लेजर जैसे आप अभी तक आपने सुना होगा, जो ये एटम बम्स और ये परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में आपने सुना होगा, जो जिसमें एक फिजन पे बेस्ड होता है, एक फ्यूजन पे बेस्ड होता है कि नहीं? तो आप ये बताओ, जो एटम बम है वो फिजन है कि फ्यूजन है? कोई बताएगा? आजकल जो, हाँ बताइए। फ्यूजन है सर। हाँ, हेलो। फ्यूजन। जो एटम बम है वो फ्यूजन है आपका, ठीक है, और जो हाइड्रोजन बम है वो फिजन है, ऐसा ही ना? फिजन है। तो होता क्या है, नॉर्मली जो हाइड्रोजन बम में जो एनर्जी होती है वो एटम बम से बहुत ज्यादा होती है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो एटम बम की जगह हाइड्रोजन बम को यूज करना चाहते हैं, मतलब वहां उसकी एनर्जी को वो ज्यादा यूज करना चाहते हैं, क्योंकि एटम बम में क्या है, रेडियो एक्टिविटी है, और हाइड्रोजन बम में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। और जो एटम बम है वो कई सालों के लिए, कई सालों के लिए वो जो उसके रेडियो एक्टिव रेज हैं वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो सराउंडिंग्स हैं। इसलिए वो साइंटिस्ट जो है हाइड्रोजन बम को प्रेफर करते हैं कि भाई अगर एक बार हाइड्रोजन बम से जो एनर्जी निकल रही है वो क्लीन एनर्जी है, उसमें वो साफ सुथरी एनर्जी है, उससे सराउंडिंग में कोई नुकसान नहीं होता है। पर दिक्कत ये है कि आप हाइड्रोजन बम को मतलब एक्टिवेट नहीं कर सकते विदाउट एनी एटम बम। अगर आप हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एटम बम को डिफ्यूज करना पड़ेगा, तब मतलब एक बार एटम बम आपको क्रैक करना पड़ेगा, जिससे जो एनर्जी निकलेगी उससे फिर वो हाइड्रोजन बम है वो इनिशिएट होगी, उसकी प्रोसेस इनिशिएट होगी। पर अब क्या हो रहा है, अब लोग लेजर साइंटिस्ट जो है वो लेजर पे फोकस कर रहे हैं कि उतनी एनर्जी अगर हम लेजर से ही
प्रोवाइड करा दें, जिससे हाइड्रोजन बम की जो एक्टिविटी है वो इनिशिएट हो जाए, जिससे वो प्रोसेस चालू हो जाए। तो मतलब लेजर को अगर आप देखो तो लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे लाइफ में। आपने मूवीज में भी देखा होगा, लेजर गाइडेड मिसाइल होती हैं, गन्स होती हैं। ये तो एक अलग चीज हो गई, ये तो एक मतलब अट्रैक्टिंग फीचर है इसका। इसके अलावा भी डे टू डे लाइफ में लेजर के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर भी हमारे लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत लेजर को समझना, क्योंकि बहुत जगह ये यूज हो रही है, बहुत इंडस्ट्री में यूज हो रही है। तो इसका प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, और नॉर्मल लाइट से लेजर किस तरीके से अलग है हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो नॉर्मल लाइट हम टॉर्च या ये सब यूज कर रहे हैं, ये क्या है, और इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है प्रोड्यूस होने का, और लेजर का प्रिंसिपल क्या है प्रोड्यूस होने का। इन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले चालू करते हैं लेजर के फुल फॉर्म से। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है पीपीटी पे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। L for light, A for amplification, S for stimulated, E for emission, R for radiation, ठीक है। मतलब लेजर क्या है, यहां पर ये जो इसका जो लेजर का जो फुल फॉर्म यहां पर लिखा गया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहां पर इस एब्रिविएशन को पढ़ के ऐसा लगता है कि यहां पर किसी लाइट को एम्प्लीफाई करा जा रहा है, किसी सिग्नल को एम्प्लीफाई करा जा रहा है। जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वोल्टेज को या करंट को एम्प्लीफाई करते हो, या कोई सिग्नल भेजते हो तो उसको एम्प्लीफाई किया जाता है, आपने पढ़ा होगा ना, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मली अगर ये आप एब्रिविएशन पढ़ो तो यहां से ये फीलिंग आ रही है कि आप क्या कर रहे हो, किसी लाइट को एम्प्लीफाई कर रहे हो, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेजर ऐसा नहीं है कि लेजर आप किसी लाइट को एम्प्लीफाई कर रहे हो तो आपको लेजर मिल रही है। ये थोड़ा सा जो उस समय साइंटिस्ट था उसने ये एब्रिविएशन दे दिया, पर बाद में जैसे जैसे लेजर का प्रिंसिपल इन्वेंट हुआ, लोगों को पता चला कि लेजर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो लोगों को समझ में आ गया ये एम्प्लीफिकेशन नहीं है, ये लाइट जनरेशन है। मतलब लाइट इटसेल्फ ए सोर्स, वो लाइट जनरेट हो रही है, लाइट एक सोर्स से लाइट जनरेट हो रही है, ठीक है, एम्प्लीफाई नहीं हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। जो लेजर इटसेल्फ ए सोर्स, जैसे सूरज है किसी लाइट का सोर्स, वैसे ही लेजर खुद भी एक लाइट का सोर्स है। लेजर इटसेल्फ ए सोर्स ऑफ लाइट बीम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई जो मैंने बोली अभी। इसमें अभी कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अब ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ये लाइट जनरेट हो रही है, एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। इस चीज को मैं आगे इसके प्रिंसिपल में, जो इसका प्रिंसिपल है उसमें इसको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर आपको नॉर्मली जो एब्रिविएशन है इसमें सारे वर्ड्स की मीनिंग पता होगी। लाइट का मतलब पता है आपको, एम्प्लीफिकेशन का मतलब पता है आपको, हाँ स्टिमुलेटेड का आपको नहीं पता होगा, मतलब इमिशन का मतलब पता होगा आपको, और रेडिएशन का मतलब पता होगा। तो यहां पर, और इस पूरे एब्रिविएशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटेड वर्ड ही है, जो ये यहां पर मेंशन हुआ है ना, स्टिमुलेटेड, यही इस लेजर का प्रिंसिपल है। जो ये पूरा लेजर वर्क करती है इसी प्रिंसिपल पे करती है, स्टिमुलेटेड लाइट बीम, ठीक है। अब स्टिमुलेटेड क्या है, इसको समझना है हमें कि व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। नॉर्मली आपको पता है एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन, आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, वहां पर आपने देखा है बैंड थ्योरी होती है, वहां पर एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। तो आपका जो कंडक्शन बैंड में, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। वो पहले एब्जॉर्ब करता है और वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और वो वापस, जब वहां से वो वापस वैलेंस बैंड में आता है तो वो लाइट इमिट करता है। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन प्रोसेस, सिंपल एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन प्रोसेस। तो ये है जो सेमीकंडक्टर्स में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहां पर आया है एक वर्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। अब ये स्टिमुलेटेड क्या है, हमको इसी बात को समझना है। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे जो हमारा इसमें जितनी भी लेजर हैं, आगे हम लेजर भी पढ़ाएंगे, पहले तो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बिहाइंड लेजर इज स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। अब स्टिमुलेटेड क्या है वो हम जानेंगे, वो है क्या, ठीक है। उसको आइंस्टीन ने ही एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन।
तो अभी आपको अभी थोड़ी बहुत जितना मैंने 2 पीपीटी में पढ़ाया, अगर आपको कोई क्वेरी है और कुछ इसमें कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो आप। आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है कि लेजर लाइट में जो अभी मैंने आपको बताया, एक तो उसकी एब्रिविएशन बताया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। वहां पर या लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें अगर आपको कुछ जानना है तो वहां पर आप कुछ पूछ सकते हो। किसी को कोई कुछ नहीं पूछना है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर आपको सारा समझ में आ गया है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज इमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्या एब्जॉर्प्शन क्या होता है और इमिशन क्या होता है। आपका यहां पर एब्जॉर्प्शन यहां पर दिखाया हुआ है, यहां 3 फिगर दिखाए हुए हैं। एक ये दिखाया हुआ है फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3, ठीक है। ये वाला एब्जॉर्प्शन है और ये वाला इमिशन है। हाँ, यहां पर लिखा हुआ है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और यहां लिखा है स्पॉन्टेनियस इमिशन। आप इसको सिंपली एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो और इसको सिंपली इमिशन भी बोल सकते हो। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, हम मतलब जो लेजर का प्रिंसिपल वो है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो आप ये जो नीचे 3rd फिगर है, दैट इज द बेसिक ऑफ लेजर बीम, ठीक है। ये बेसिक है लेजर बीम का, जिसको हम बाद में समझेंगे। पहले हमको क्या समझना है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है। जो नॉर्मली हम सेमीकंडक्टर में भी पढ़ते आते हैं ना, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो यहां पर जो लिख रखा है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और यहां पर लिख रखा है स्पॉन्टेनियस इमिशन, इनका मतलब हमें पहले समझना है। ये ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा हुआ है ना कि आपका एक वैलेंस बैंड है, यहां पर नीचे जैसे E1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, मान लीजिए वैलेंस बैंड है, और E2 क्या कंडक्शन बैंड है। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रहता है जब वैलेंस बैंड में, और उस पर कोई रेडिएशन डाला जाता है, जैसे यहां पर hν एनर्जी का एक रेडिएशन डाला जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो अब इस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, या आपका कह सकते हो आप वैलेंस बैंड में है, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप करके E2 में चला जाता है, या कह सकते हो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, पर नॉर्मली जब हम लेजर में पढ़ेंगे तो लेजर में हम E1 E2 से ही रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। जो भी चीजें हम E1 और E2 से, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, इसमें केवल सेमीकंडक्टर नहीं, इसमें और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं। तो वहां पर हम एनर्जी लेवल्स को E1 E2 के टर्म्स में या E3 E4 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहां पर 2 एनर्जी लेवल सिस्टम दिखाया गया है। 2 एनर्जी लेवल सिस्टम मतलब E1 और E2। कई जगह 3 एनर्जी लेवल भी होता है, E1 E2 E3 भी होता है। कई जगह 4 एनर्जी लेवल सिस्टम भी होता है, E1 E2 E3 E4 होता है। तो यहां पर केवल 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है, E1 और E2। तो 2 एनर्जी लेवल सिस्टम के लिए यहां पर समझाया गया कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो वैलेंस बैंड, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पे अगर कोई आप उसको कोई एनर्जी सप्लाई करो तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाते हैं, ठीक है। मतलब E2 में जंप कर जाते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप कह सकते हो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। ये प्रोसेस, इसको आप कह सकते हो एब्जॉर्प्शन। अब क्योंकि ये इस लाइट से इंड्यूस हो रहे हैं, जो ये लाइट आप डाल रहे हो, जितनी ज्यादा इस लाइट को बढ़ाते जाओगे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये स्टिमुलेट हो रहे हैं इस लाइट की वजह से,
ठीक है, इंड्यूस हो रहा है इस लाइट की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन है इसको हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। वैसे होता है एब्जॉर्प्शन, नॉर्मली हम एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं, पर यहां पर हमने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज किया है क्योंकि ये जो लाइट है वो इसको स्टिमुलेट कर रही है, इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रही है। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, सिंपल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, मतलब E2 पे पहुंच गया, ठीक है, अब ये यहां पर बहुत कम समय के लिए यहां पर रुकेगा। ये 10⁻⁻12 सेकेंड के लिए या 10⁻⁻13 सेकेंड के लिए यहां पर रहता है ये इलेक्ट्रॉन, बहुत कम समय के लिए रहता है। जैसे यहां पर गया बस 10⁻12 या 10⁻13 सेकेंड्स के लिए यहां पर होल्ड करता है, उसके बाद वापस जो है वो नीचे आता है तुरंत। यहां पर जो वर्ड यूज किया स्पॉन्टेनियस, मतलब ये तुरंत नीचे आता है, बहुत कम समय के लिए यहां रुककर तुरंत नीचे आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इमिशन। जो एक्साइटेड स्टेट E2 है, एक्साइटेड स्टेट E2 से ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्राउंड स्टेट E1 में वापस आता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, इमिशन प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस। ठीक है, और जब वो नीचे आता है तो एक फोटोन, h एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। ठीक है, यहां पर प्रोसेस और भी होती हैं, फोटोन भी इमिट कर सकता है या रेडिएशन इमिट करेगा, h एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेगा, हीट के फॉर्म में भी रेडिएट कर सकता है एनर्जी को। तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड दैट इज सेकेंड वन इज द इमिशन प्रोसेस। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को आप स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कह सकते हो और जो सेकेंड वाली है उसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कह सकते हो। फर्स्ट प्रोसेस क्योंकि स्टिमुलेट हो रही है इसलिए इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और ये क्योंकि ये जो एक्साइटेड एटम है ये तुरंत नीचे आ रहा है इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। तो ये दो प्रोसेस हो गई जो लेजर में इन्वॉल्व होती हैं, लेजर की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, पर जो मेन प्रोसेस है दैट इज द थर्ड प्रोसेस दैट इज नोन एज स्टिमुलेटेड इमिशन। इसी की वजह से लेजर एक्शन होता है, जो लेजर बीम्स बनती हैं वो इसी एक्शन की वजह से होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन चाहिए होता है जिससे हमको लेजर मिले। अब ये स्टिमुलेटेड क्या है हमको ये जानना है। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आज की क्लास में आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया है कि आपको पहले लेजर के एप्लीकेशन पढ़ के आने हैं। ठीक है, आपको लेजर के एप्लीकेशन पढ़ के आने हैं, लेजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो उसको लिखना है कॉपी में, पहली चीज। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन तो हमने पढ़ लिया आज, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, स्पॉन्टेनियस इमिशन भी पढ़ लिया। अब स्टिमुलेटेड इमिशन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि आइंस्टीन का प्रेडिक्शन क्या था, आइंस्टीन ने क्या थ्योरी दी थी। व्हाट इज स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड के बारे में आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, उसको आइंस्टीन थ्योरी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जो ज्यादा नंबर का आता है, ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अभी आपको यहां पर कोई अगर क्वेरी है, अभी तो मैंने बहुत हल्का हल्का लाइट सा इसको टच किया है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, या व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। जो लेजर की कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा हमने एप्लीकेशन डिस्कस किया है कि लेजर के एप्लीकेशन किस तरीके से लेजर के एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि लेजर में जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, जो लेजर की प्रोसेस में जो प्रोसेसेस हैं उसमें हमने दो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन और इमिशन डिस्कस करी हैं। जो थर्ड प्रोसेस है, जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो लेजर का प्रिंसिपल भी है, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर आपको कोई चीज पूछनी है मेरे से इस संदर्भ में, अभी जो आज की क्लास हुई उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है? जितना मैंने पढ़ाया आपको सारा समझ में आ गया, और अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। किसी को और कुछ पूछना है, जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें किसी का कुछ रह गया या कोई नहीं दे पाया है, क्या हुआ? कोई दिक्कत? सर ये लेजर लाइट जनरेट कैसे होती है? बेटा मैंने यही अभी बताया, मैंने कहा लेजर लाइट जनरेट होने में स्टिमुलेटेड इमिशन है, जो इसका मेन प्रिंसिपल है, दैट इज स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, इमिशन मतलब जो लाइट निकलती है उसको इमिशन बोलते हैं। जब कोई मटेरियल किसी लाइट को लेता है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब वो लाइट को निकालता है तो उसको इमिशन कहते हैं। तो बेसिकली जो लेजर है वो मटेरियल बेस्ड
फिनोमिना है, उसमें एक कोई ना कोई मटेरियल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें वो पढ़ाया नहीं है कि लेजर बनती कैसे है, मैंने अभी केवल आपको ये बताया है कि लेजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। मैंने अभी आपको ये बताया है कि लेजर जो है उसमें मतलब कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन क्या क्या। अभी मैंने ये चीज बताई, अभी थर्ड प्रोसेस जो है स्टिमुलेटेड इमिशन वो बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि लेजर बनती कैसे है, ठीक है। वो थर्ड प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, दैट इज स्टिमुलेटेड। यहां पर जो 3 प्रोसेस हैं, 1 2 3, 1 और 2 प्रोसेस तो सिंपल प्रोसेस है जो नॉर्मली हम मतलब जिनसे नोन है कि एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। जो थर्ड प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन, इसको समझना है, यही लेजर का बेसिक प्रिंसिपल होती है। और आइंस्टीन का प्रेडिक्शन भी यही है, जो थर्ड प्रोसेस है, जो आइंस्टीन ने जो बताया था, आइंस्टीन प्रेडिक्शन यहां पर लिखा है, अंडर इक्विलिब्रियम बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ए ब्लैक बॉडी ए फोटोन इंसिडेंट अपॉन ए मटेरियल कैन जनरेट अ सेकेंड फोटोन, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अभी ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। इसको मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, स्टिमुलेटेड इमिशन पे ही बेस्ड है। अगर आपको स्टिमुलेटेड इमिशन, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, कि स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, एक पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो आपको पूरी लेजर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझाऊंगा। अब अभी इसके अलावा आपको कैरेक्टरिस्टिक में और आपको जो इसकी एप्लीकेशंस हैं और जो 2 प्रोसेस मैंने बताया एब्जॉर्प्शन इमिशन, इनमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, मैं अभी कल अपनी एक क्लास है, ध्यान रखिएगा, सैटरडे को 10 बजे अपनी एक क्लास है, ठीक है। मेरी जो कल की क्लास नहीं हुई थी वो मैंने सैटरडे को शेड्यूल करी है, मतलब कल को शेड्यूल करी है 10 से 11। तो जो लेजर का प्रिंसिपल है या स्टिमुलेटेड इमिशन है वो कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो आप अपने साथियों को बता देना। मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा टाइमिंग, जब मतलब क्लास हमारी 10 बजे होगी तो उससे पहले 5-10 मिनट पहले मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है, मैं एंड कर रहा हूं मीटिंग। ओके, गुड डे, बाय।